Welcome students at Impact Academy Hisar. Students, today we will discuss some basic concepts related to reproduction. कुछ ऐसी टर्म्स जो मेनली हम रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ठीक है, कुछ मौलिक टर्म्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारे आगे आने वाले जो कंसेप्ट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस वो और अच्छे तरीके से हमें समझ में आए। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट्स लेके चलेंगे। जो हमारा बेसिक जो थीम रहने वाला है वो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन रहने वाला है। तो मेन हेडिंग इज रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमें इस टर्म का मीनिंग समझना है कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन इस टर्म का जो शाब्दिक या लिटरल मीनिंग है, शब्दों में इसका क्या मतलब है। अगर जनरल एक लेमैन की लैंग्वेज में हम बात करते हैं, इसमें वो एक लेमैन इस शब्द को जब रीड करेगा, स्टडी करेगा, पढ़ेगा या सुनेगा तो वो क्या समझेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन यहां पर री प्लस में प्रोडक्शन इन टू टर्म्स को जोड़ के बनाया गया है रिप्रोडक्शन। री यहां पर क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स री का मीनिंग यहां पर क्या है? अगेन, मीन्स दोबारा। ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और प्रोडक्शन का मतलब यहां पर क्या है? सिंथेसिस या फॉर्मेशन या जेनेसिस। ठीक है, सिंथेसिस है, फॉर्मेशन है और जेनेसिस है। ठीक है, तो कंसेप्ट यहां पर आ रहा है कि दोबारा से किसी चीज को बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस। ठीक है, या रिप्रोडक्शन। क्योंकि हमारा जो ये कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो ये रिप्रोडक्शन है ये नॉन लिविंग मटेरियल के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है ये टर्म किससे रिलेटेड है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इज ए वेरी बेसिक फिनोमिनन विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लिविंग बोलते हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर है, चाहे वो मल्टी सेल्युलर है, चाहे वो प्रोकार्योटिक है, चाहे वो यूकार्योटिक है, सभी में रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्शन इज present in all living ऑर्गेनिज्म। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। ठीक है, वेदर दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। whether they are प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। चाहे वो प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपने आप में क्या है? सिंगल सेल है, बट वहां भी रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। ह्यूमन है, मल्टी सेल्युलर है, यूकार्योटिक है, ह्यूमन में भी रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो।
तो यहां पर जो रिप्रोडक्शन है इसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और वो सिग्निफिकेंस क्या है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, ठीक है। अगर प्लेनेट पर, अर्थ पर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की, एक पर्टिकुलर स्पीसीज की प्रेजेंस रखनी है, ठीक है, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, तो उसके लिए कौन सा फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है? रिप्रोडक्शन। इसका ये मतलब है कि ऐसे स्पीसीज जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो अल्टीमेटली उनका जो फेट होगा, उनका जो भविष्य होगा, वो क्या होगा? एक्सटिंक्शन। वो स्पीसीज सभी क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, जिनमें रिप्रोडक्शन या तो डिक्रीज हो चुका है ड्रास्टिकली या एब्सेंट है। यहां पर हम एक सेंटेंस मेंशन कर सकते हैं, ए स्पीसीज which has lost the capability of reproduction, अल्टीमेटली उसका क्या होगा? अल्टीमेटली that species becomes extinct, वो लुप्त हो जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन एक सेंट्रल, एक केंद्र बिंदु है, सेंट्रल फिनोमिनन है, एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने की, ठीक है। अर्थ पर स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने का एक सेंट्रल फिनोमिनन है, एक केंद्र सिद्धांत हम इसको बोल सकते हैं। ये जो लिटरल मीनिंग है रिप्रोडक्शन, इसका मीनिंग आपको क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनरली अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स हमें स्टडी करने को मिलती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फर्स्ट टर्म है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टर्म्स रहती हैं बायोलॉजी में, ठीक है, या क्लासिफिकेशन है या कैटेगराइजेशन है, वो मेनली हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की साइड मूव करते हैं। तो जो फर्स्ट है ये क्या है? सिंपल और प्रिमिटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको सिंपल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है? सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। और सेकंड जो हमारा आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स और एडवांस। जो सेकंड है वो हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है? कॉम्प्लेक्स और एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जनरली कुछ टर्म्स हम रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं। सबसे पहले हम एसेक्सुअल को डिफाइन करेंगे, फिर हम सेक्सुअल को डिफाइन करेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स हम
डिफाइन करेंगे आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट वन इज asexual reproduction is a mode of reproduction in which a single parent is involved। asexual reproduction में generally और मोस्टली और इन ऑल केसेज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, यहां पर हम मेल या फीमेल का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे सेक्स कैटेगराइजेशन नहीं है। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म है और वही आगे न्यू यंग वंस को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेज गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। single parent is involved and in most of the cases gametes are not formed। gametes फॉर्म्ड नहीं किए जाते। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, गैमेट्स नहीं होते। ठीक है, इन सम केसेज, कुछ केसेज में गैमेट्स ऑफ सेम काइंड आर formed by the parent organism। कुछ केसेज में पेरेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा सेम काइंड के गैमेट्स फॉर्म्ड होंगे, बट फर्टिलाइजेशन इज स्ट्रिक्टली एब्सेंट। जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली क्या होगा, एब्सेंट होगा। फर्टिलाइजेशन इज स्ट्रिक्टली एब्सेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है कंसेप्ट ये? नेक्स्ट, second basic term is sexual reproduction। In this, mode of reproduction, in this mode of reproduction, two parents are involved of opposite two parents of opposite nature। It means one parent is called male parent or father, and
another parent is called female parent, और टू अपोजिट नेचर के पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो यहां पर गैमेट्स भी टू टाइप्स के फॉर्म होंगे, सेक्सुअल reproduction involves gametes of two types. First one is male gametes, second one is फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। सिंगल पेरेंट्स का कंसेप्ट इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एप्लीकेबल है, सेक्सुअल में एप्लीकेबल नहीं है। वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेज में गैमेट्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड, नॉट फॉर्म्ड, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन ऑल केसेज। सिंगल एक्सेप्शन भी यहाँ पर नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। नेक्स्ट कंसेप्ट ये आ रहा है कि अगर कुछ केसेज में एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ केसेज में गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वहां पर गैमेट सिंगल टाइप के होंगे। ठीक है, वहां पे फर्टिलाइजेशन स्ट्रिक्टली एब्सेंट है, क्योंकि मैंने कई बार पहले भी रिपीट किया है कि जो फर्टिलाइजेशन है, जिसको हम सिंगैमी बोलते हैं, ठीक है, ये टर्म हम सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां भी सिंगैमी हो रहा है, जहां भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम किस रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां पर फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, चाहे वहां पर गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो वो किसकी साइड रेफर कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट बेसिक टर्म इज गैमेट्स। नेक्स्ट बेसिक टर्म इज गैमेट्स। are generally formed in the sexually reproducing ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर कंसेप्ट ये आ रहा है कि जो गैमेट्स हैं वो जनरली किसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जनरली प्रोड्यूस नहीं किए जाते एक्सेप्ट some cases. First feature is gametes are always unicellular। इसका मतलब है ए गैमेट is a single cell। ये दोनों पे एप्लीकेबल है, वेदर इट इज मेल गैमेट और ए फीमेल गैमेट। चाहे ये मेल गैमेट है, चाहे ये फीमेल गैमेट है, वो अल्टीमेटली क्या है, सिंगल सेल। गैमेट अपने आप में क्या है, सिंगल सेल, एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गैमेट से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट,
all gametes are haploid in nature. Haploid in gametes, all gametes are haploid in nature. ठीक है, no, there is no exceptional case related to it. There is no exception of it. इसका अभी तक बायोलॉजी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जहां पर गैमेट्स मल्टी सेलुलर हो. ठीक है, तो अभी तक जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो ये है कि गैमेट्स आर ऑलवेज, ऑल गैमेट्स आर हैप्लॉइड या गैमेट्स आर ऑलवेज. यहां पर आप एडवर्ब यूज कर सकते हैं, ऑलवेज. ठीक है, ऑल गैमेट्स आर ऑलवेज यूनिसेल्यूलर हैप्लॉइड इन नेचर. तो पूरा जो स्टेटमेंट निकल के आ रहा है वो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ. ऑल गैमेट्स, क्या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, गैमेट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are always haploid and unicellular in. तो नेचर में ये यूनिसेल्यूलर है और हैप्लॉइड है. ठीक है, तो यहां पर जो टर्म समझने वाला है वो क्या है, हैप्लॉइड. जनरली हम बायोलॉजी में टू बेसिक टर्म यूज करते हैं इससे रिलेटेड. एक जो हमारा टर्म है वो यहां पर है हैप्लॉइड, और दूसरा जो हमारा यहां पर टर्म है वो है डिप्लॉइड. ठीक है, कुछ और भी टर्म्स है, ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है. जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे ट्रिप्लॉइड की. ठीक है, या हम बात कर सकते हैं टेट्राप्लॉइड की, या हम बात कर सकते हैं पेंटाप्लॉइड की, या हम बात कर सकते हैं पॉलीप्लॉइड. ठीक है, बट ये टर्म्स जनरली यूज नहीं की जाती. ठीक है, हमारी जो लेवल है बीएससी एग्रीकल्चर का और +2 तक का, उसमें मेनली बेसिक टर्म्स आपको जो सुनने को मिलेंगी या देखने को मिलेगी वो है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में तो ये टर्म्स हम जनरली यूज कर भी नहीं सकते, बट प्लांट्स के केस में आगे ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड टर्म्स आगे यूज होती हैं. बट अभी हमने इन टर्म्स को यूज नहीं करना. ठीक है, तो अब मीनिंग देखेंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है. इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्लॉइडी को. व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉइडी, क्योंकि प्लॉइडी से ही यहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टर्म्स डिराइव हुआ है. प्लॉइडी मीन्स नंबर ऑफ सेट्स ऑफ chromosomes, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स. ठीक है, अगर यहां पर हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का. ह्यूमन, ह्यूमन्स बॉडी consists of two types of cells. Human body consists of two types of cells. First,
जो टाइप यहाँ पर रहने वाला है वो है डिप्लॉयड सेल। दूसरा टाइप है हैप्लॉयड सेल। ऑन द बेसिस ऑफ presence of number of sets of chromosomes, ठीक है, on the basis of presence of number of sets of chromosomes। ह्यूमन में जो डिप्लॉयड सेल है आर known as सोमैटिक सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो जो ये सोमैटिक टर्म है ये किससे निकला है? जोमा से। जोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो यहां पर ये क्लियर वर्ड आ रहा है, ह्यूमन बॉडी इज majorly composed of diploid cells। तो इसका मतलब ये है ह्यूमन बॉडी इज डिप्लॉयड इन नेचर। जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है? डिप्लॉयड इन नेचर। यहां पर हमने एडवर्ब यूज किया है मेजरली। मेजरली का मतलब ये है कंप्लीटली नहीं, यानी डिप्लॉयड सेल मैक्सिमम नंबर में है, इसके साथ साथ हैप्लॉयड सेल्स भी प्रेजेंट है, बट वो लेस इन नंबर है इन कंपैरिजन, वेरी वेरी लेस इन नंबर है इन कंपैरिजन टू डिप्लॉयड या सोमैटिक सेल्स। in humans body only gametes are haploid in males। sperms are haploid in nature, और sperms को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? मेल गैमेट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आ रहा है ह्यूमन मेल consists of diploid cells except ह्यूमन मेल में मेल गैमेट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है, ऑल द सेल्स एक्सेप्ट स्पर्म्स और मेल गैमेट्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। सिर्फ मेल गैमेट्स यहाँ पर क्या है? हैप्लॉयड। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन फीमेल की, तो कंसिस्ट्स ऑफ डिप्लॉयड सेल्स एक्सेप्ट एग सेल्स, ठीक है। एग
सेल्स को छोड़कर, जो फीमेल गैमेट है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी सेल्स है बॉडी में वो डिप्लॉयड इन नेचर है, यानी ह्यूमन बॉडी प्राइमरीली डिप्लॉयड इन नेचर। इतना कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ए सिंगल डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड ह्यूमन सेल, ठीक है। इस सिंगल डिप्लॉयड सेल consists of two sets of क्रोमोसोम्स, ठीक है। ह्यूमन में जो सिंगल डिप्लॉयड सेल है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है या किसी भी एज ग्रुप में है, ठीक है, जो डिप्लॉयड सेल हैं उसमें क्रोमोसोम्स के कितने सेट्स प्रेजेंट होंगे? 2 सेट प्रेजेंट है, तो हमने इस सेल को क्या बोला? डिप्लॉयड। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। ईच सेट ऑफ chromosomes, each set of chromosomes consists of 23 chromosomes, ठीक है। तो a diploid human cell consists of total 46 chromosomes और 23 pairs. Pair means a set of 2. Okay, 23 pairs of chromosomes. तो यहां पर इतना क्लियर हो जाता है कि जो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46, और पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23, और सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 2। whereas a haploid ह्यूमन सेल, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं? गैमेट्स, चाहे वो मेल गैमेट है चाहे वो फीमेल गैमेट, consists of a single set of क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के कितने सेट प्रेजेंट है? सिंगल, तभी हमने इसको क्या बोला? हैप्लॉइड। और 23 chromosomes. It means in haploid cell chromosomes are not present in pairs, ठीक है। गैमेट्स में और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल सेट प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम का। हैप्लॉइड सेल की जब हम बात करेंगे या 23 क्रोमोसोम्स होंगे विदाउट फॉर्मिंग पेयर्स।
तो ये बहुत बेसिक टर्म है हैप्लॉइड सेल को लेके, डिप्लॉइड सेल को लेके। जब भी हम आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, या हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वहां पर फ्रीक्वेंटली इन टर्म्स को यूज किया जाएगा, हैप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स, गैमेट्स। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आपको वो कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन तभी क्लियर होंगे जब आपको इन बेसिक टर्म्स का मीनिंग क्लियर होगा। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स का मीनिंग क्लियर होगा, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स का मीनिंग आपको क्लियर होगा, पेयरिंग का आपको मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, डिप्लॉइड का मतलब क्या है, प्लॉइडी का मतलब क्या है। जैसे हमने बात की थी ट्रिप्लॉइड, वहां पे 3 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स आ जाएंगे। टेट्राप्लॉइड में 4 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स रहेंगे। पेंटाप्लॉइड में वहां पर 5 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स रहेंगे। और पॉलीप्लॉइडी में मोर देन 5, जिसको हम हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, डेकाप्लॉइड, फिर आगे हम पॉलीप्लॉइडी टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। मेनली जो ट्रिप्लॉइड से आगे जितने भी प्लॉइडी हैं इंक्रीज्ड फॉर्म में, वो मेनली हम प्लांट्स में देखते हैं। एनिमल्स के अंदर मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट नहीं होते, जनरली 2 ही रहते हैं, तो डिप्लॉइड ही हम देख पाते हैं, ठीक है। जनरली जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी रहेगी वो डिप्लॉइड इन नेचर रहेगी, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है? थैंक यू।